हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया हो गए। आपका स्वागत करता हूँ करियर कोचिंग संस्था के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है विद्युत रसायन। कभी केमिस्ट्री 12वीं की केमिस्ट्री में देखिए तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से देखें तो ये सबसे बड़ा टॉपिक है और ये कितने नंबर में आपको पूछा जाता है, 9 नंबर में। कभी अपन बात करें कि विद्युत रसायन क्या होता है, तो विद्युत रसायन के अंदर अपन जो बातें पढ़ते हैं, क्या क्या बातें पढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किसमें करेंगे, रासायनिक ऊर्जा में, या फिर रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किसमें करेंगे, विद्युत ऊर्जा में। और इन चीजों का अध्ययन जिसमें करेंगे वो किसके अंतर्गत करेंगे, विद्युत रसायन के अंतर्गत। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में यदि परिवर्तन होता है तो इसके लिए जो सेल आती है, क्योंकि कुछ ना कुछ सेल जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए जो सेल यूज होती है वो होती है विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। इसके लिए जो सेल होती है वो होती है विद्युत अपघटनीय सेल। कौन सी सेल होती है गाइस, विद्युत अपघटनीय सेल, जिसके द्वारा क्या किया जा सकता है, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। यदि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है तो इसके लिए जो सेल यूज होती है वो होती है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल का काम क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। और विद्युत अपघटनीय सेल का काम क्या है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना। और इन सभी चीज का अध्ययन अपन किसके अंतर्गत करेंगे, विद्युत रसायन के अंतर्गत। ये पूरा टॉपिक आपका किससे संबंधित है, सेल से, क्योंकि सेलों के द्वारा ही एक ऊर्जा का दूसरा ऊर्जा में क्या कर सकते हैं अपन, परिवर्तन। विद्युत रासायनिक सेल को ही अपन बोलेंगे डेनियल सेल, या गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल, या वोल्टीय सेल, वोल्टीय सेल। क्योंकि इसको बनाने में सभी वैज्ञानिकों की भागीदारी थी, इसलिए डेनियल सेल भी कहते हैं, गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, वोल्टीय सेल भी कहते हैं और विद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं। तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे आगे। अब कुछ इसमें बेसिक बातें आती है। पहला इसमें आता है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या होगा, और विद्युत अपघट्य होते हैं 2 प्रकार के, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य उसको बोलेंगे जिसके वह पदार्थ जिसके जलीय विलयन में अपन ने क्या प्रवाहित करी, विद्युत धारा। जलीय विलयन में क्या प्रवाहित करी, विद्युत धारा। जलीय विलयन में प्रवाहित करी विद्युत धारा, तो वह आयनों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। वह आयनों में टूट जाता है, तो वह पदार्थ क्या कहलाएगा, विद्युत अपघट्य। या ऐसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि वह आयनों के रूप में टूट जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, विद्युत अपघट्य। इसका अपोजिट कभी बोले तो विद्युत आता है विद्युत अनपघट्य। क्या आता है गाइस, विद्युत अनपघट्य, विद्युत अनपघट्य। इसका अपोजिट क्या बोल सकते हैं, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह आयनों में नहीं टूटेगा तो क्या कहलाएगा, विद्युत अनपघट्य। बात क्लियर गाइस। अब कभी बात करें तो विद्युत अपघट्य कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, प्रबल और दुर्बल। जैसे मान लो कोई सा भी विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य है जो पूरी तरीके से आयनों में टूट जाए, पूरी तरह से आयनों में टूट जाए, तो ऐसा विद्युत अपघट्य क्या कहलाएगा, प्रबल विद्युत अपघट्य। इसका अपोजिट यहां पर पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटे, पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, आयनों में नहीं टूटेगा, तो आपका क्या कहलाएगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य।
प्रबल विद्युत अपघट्य में आएगा आपके एग्जाम्पल में कौन कौन आएगा? प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और प्रबल लवण। ये आपके किसमें आएंगे? प्रबल विद्युत अपघट्य में। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य में कौन कौन आएगा? दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार और अपना दुर्बल लवण। दुर्बल लवण। ये थी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के कुछ उदाहरण देखें तो प्रबल अम्ल में आपका HCl आता है, H2SO4 आता है, ये आपके क्या है? प्रबल अम्ल। प्रबल क्षार का कभी उदाहरण बोलूं तो NaOH, KOH, ये किसमें आ जाएगा? प्रबल क्षार में। दुर्बल अम्ल का उदाहरण होता है एसिटिक अम्ल, CH3COOH। दुर्बल क्षार का आपको कोई सा भी H ब्लॉक का एलिमेंट्स ले सकते हो। और दुर्बल लवण, ये किसमें आएंगे? आपके प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो अपन ने किसके बारे में पहले तो स्टार्ट किया था गाइस? विद्युत रसायन। विद्युत रसायन के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? विद्युत ऊर्जा के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, और रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा के परिवर्तन में करेंगे। तो रसायन विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत करेंगे? विद्युत रसायन के अंतर्गत। यदि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो वो कौन सी सेल होती है? विद्युत रासायनिक सेल, या इसे ही कौन से सेल बोलते हैं? डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो वहां पर जो सेल काम करती है वो कौन सी आती है? विद्युत अपघटनीय सेल। फिर बात करती है विद्युत अपघट्य, जो जलीय विलयन में विद्युत धारा यदि प्रवाहित करी तो वो आयनों में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। मतलब कभी मैंने HCl का जलीय विलयन लिया और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा तो ये आयनों में पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? विद्युत अपघट्य। जो नहीं होगा वो विद्युत अनपघट्य। विद्युत अपघट्य कितने प्रकार का? दो, प्रबल और दुर्बल। जो पूरी तरीके से ही आयनों में टूट जाएगा, मान लो HCl के कितने पार्ट है आपके पास? 100। HCl के कितने पार्ट है? 100। अब 100 पार्ट है तो ये 100 पार्ट में 100 H+ मिले और 100 Cl- मिले तो ये एक प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाएगा। मतलब पूरी तरीके से क्या हो गया? टूट गया। और दूसरा अपोजिट देखिए तो दुर्बल विद्युत अपघट्य, मतलब जो पूरी तरीके से नहीं टूटेगा वो क्या कहलाएगा? दुर्बल विद्युत अपघट्य। क्लियर गाइस? तो इसमें ही अपन आगे बढ़ सकते हैं। इसमें ही विद्युत रसायन में कुछ टॉपिक आता है, या सेलों के बारे में समझने से पहले कुछ टॉपिक को समझना पड़ेगा। ऑक्सीकरण, अपचयन और तीसरा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया उसे बोलेंगे, यहां पर अपन देखो ऑक्सीजन को जोड़ने की बात नहीं करेंगे, ना ही हाइड्रोजन को निकालने की। जहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करा जाएगा? त्यागा जाएगा, वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। जहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ग्रहण होगा, वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया। और जहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ घटेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागा भी जाएगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी किया जाएगा, तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? त्याग दिया, और किसमें चेंज हो गया? प्लस में। और ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया? त्याग। तो ये अभिक्रिया अपने लिए क्या बन गई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सेम टू सेम मैंने कभी ले लिया Cl- लेंगे। यहां पर Cl- के पास देखिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। ये Cl किसमें चेंज हो गया? Cl में। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 17। मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? त्याग दिया। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? ऑक्सीकरण। और जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ग्रहण होगा। ग्रहण होगा मतलब ये, यहां पर Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। यहां पर किसमें ये चेंज हो गया? क्लोरीन माइनस में। मतलब अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। तो यह अभिक्रिया अपने लिए क्या बन गई? अपचयन अभिक्रिया। और एग्जांपल देखिए तो मैंने H+ लिया और ये H+ को किसमें चेंज कर दिया? H में। यहां पर ये मान लो 2 था, यहां पर ये किसमें हो गया? H2 में। इस H+ के पास देखिए
H के पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक। यहाँ पर एक प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, मतलब इसके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। इधर ये इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। दोनों H के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 0। यहाँ पर दोनों H के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। मतलब इसका क्या हो गया बेटा, अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन को आपको पहचानते आना चाहिए, सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता करना है, आराम से आप ऑक्सीकरण अपचयन पहचान सकते हो। जैसे मैं लिख दूं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 3+, मतलब यहाँ पर एल्यूमिनियम ये क्या है, उदासीन है, 0 से कितने प्लस में चले गया, 3+ में। यदि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। सीधी बात देखें तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण संख्या घट गई, यहां पर ऑक्सीकरण संख्या क्या थी, 0। यहां पर किस में चेंज हो गया, ये -1 में। अरे किस में चेंज हो गया, -1 में। 0 से -1 मतलब कम हुई है, मतलब इसका क्या हुआ है, अपचय। बात क्लियर है। और कभी एग्जांपल देखें तो पोटेशियम किस में चेंज कर दिया मैंने, पोटेशियम प्लस में। यहां पर क्या था, 0 से 1 मतलब क्या हुआ है, इसका ऑक्सीकरण। क्लियर। और एग्जांपल यहां पर और कभी आपको एग्जांपल सीखना है तो देखो भाई, जिंक, जिंक 2+, यहां पर 0 था, यहां पर कितना है, +2। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। मैंने ले लिया कॉपर 2+ और इधर ले लिया कॉपर, यहां पर 2+ और यहां पर क्या है, ऑक्सीकरण संख्या 0। 2 से किस में चेंज हो गया, 0 में। बढ़ा या घटा, घट गया, मतलब इसका क्या हुआ है, अपचय। Fe2+ और Fe में चेंज हो गया, 2+ से ये काय में चले गया, 0 में, मतलब इसका क्या हो गया, अपचय। तो अब क्लियर हो गया होगा, ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, और अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या में कमी। आप इलेक्ट्रॉन त्यागना और ग्रहण करना नहीं समझ पाओ तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो। अब बात आती है किसकी गाइस, रेडॉक्स अभिक्रिया की। रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलेंगे, जहां पर आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी मिलेगी और अपचयन अभिक्रिया भी मिलेगी, वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल में मैंने लिया Na+Cl, क्या बन गया, NaCl। ये NaCl में कभी देखो तो मैं Na काय में है प्लस में, Cl काय में है माइनस में। यहां पर Na की ऑक्सीकरण संख्या 0, Cl की ऑक्सीकरण संख्या 0। ये 0 से काय में चेंज हो गया, +1 में। ये 0 से काय में चेंज हो गया, -1 में। 0 से -1 में मतलब इसका क्या हुआ है, अभी बताया मैंने, कमी हुई, मतलब अपचय। 0 से +1 मतलब इसमें बढ़ गया, मतलब ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण। क्लियर हो गया गाइस। तो ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ होगी तो वो अभिक्रिया आपकी कौन सी कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। और एग्जांपल इसमें भी आप और देख सकते हो, जैसे इसके लिए और एग्जांपल लो तो मैंने ले लिया एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन। एल्यूमिनियम और क्लोरीन क्रिया करते हैं तो आपका बनता है AlCl3। तो क्लोरीन की यहाँ पर कितनी मात्रा लेनी पड़ेगी आपको, यहाँ पर 2, 3/2 मात्रा। 3/2 का मतलब क्या हुआ, 2 से 2 कट, 3 क्लोरीन ले लिए। यहाँ पर एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0। इधर काय में ये एल्यूमिनियम अलग हुआ तो प्लस में, क्लोरीन काय में माइनस में। यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0। यहाँ से 0 से प्लस में मतलब ऑक्सीकरण, 0 से माइनस में मतलब अपचयन, कमी हुई है और बढ़ोतरी हुई है। तो ये गाइस क्लियर आपको ऑक्सीकरण और अपचयन। अब आती है आपकी डेनियल सेल, वोल्टियर सेल, गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल, जो कि इस टॉपिक का 12th का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जामिनर की दृष्टि से देखें तो हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन और सभी का फेवरेट क्वेश्चन, और जिसको अपन बहुत ही आसानी तरीके से समझेंगे। ओके गाइस। तो गाइस अपनी आती है अब डेनियल सेल। डेनियल सेल, इसको गाइस पहले तो इसका पूरा अपन पढ़ेंगे विवरण। क्या पढ़ेंगे, विवरण डेनियल सेल। डेनियल सेल में कभी देखें तो कितने पात्र होते हैं, 2 पात्र। 2 पात्र, 2 पात्रों में एक पात्र में किसका विलयन भरा जाता है, जिंक सल्फेट का विलयन, और दूसरे पात्र में किसका विलयन भरा जाता है, कॉपर सल्फेट का विलयन। जिंक सल्फेट के विलयन में किसकी छड़ डुबोई जाती है, जिंक की छड़ डुबोई जाती है,
कॉपर सल्फेट के विलयन में किसकी छड़ डुबाई जाती है? कॉपर की छड़ डुबाई जाती है। इन दोनों जो छड़ होती है इनको तार की सहायता से किससे कनेक्ट कर देते हैं? वोल्ट मीटर की सहायता से कनेक्ट कर देते हैं। अगली बात करें तो जो जिंक की छड़ होती है वो किसकी भांति काम करती है? एनोड की भांति। तो कॉपर की छड़ किसकी भांति कार्य करेगी? कैथोड की भांति कार्य करेगी। जो जिंक की छड़ होती है उस पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। तो कॉपर की छड़ पर जो आवेश होगा वो क्या होगा? धन आवेश। कभी बात करें तो इधर ऋण, वोल्ट मीटर ऋण सीधा ऋण से, धन का सिरा धन से कनेक्ट है। ये दोनों विलयनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो इसका यूज किया जाता है, एक यू आकार की नली या पुल का या ब्रिज का, तो उसे बोलेंगे लवण सेतु। और लवण सेतु में जो विलयन भरा जाता है अगर अगर का जेल, और किसका विलयन भरा जाता है? KCl का विलयन, जिसका काम क्या होता है? दोनों विलयनों के बीच आयनों की संख्या का नियंत्रण करना। मतलब दोनों तरफ आयन ना तो ज्यादा हो ना ही कम हो, इसका काम कौन करता है? बराबर करने का काम लवण सेतु करता है। पूरी तरीके से उपकरण को क्या कर लिया? व्यवस्थित कर लिया। और फिर इसके बाद इसमें क्या होती है? अभिक्रियाएं स्टार्ट होती है। एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और कैथोड पर क्या होता है? अपचयन होता है। बात क्लियर गाइस? इसको कभी आप याद करना चाहो तो क्या है? किससे याद कर लो? लोन से। किससे कर लो? लोन से। लेफ्ट मतलब लेफ्ट में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और क्या होता है? एनोड। और एनोड कैसा होता है? निगेटिव। लेफ्ट का अपोजिट राइट, ऑक्सीडेशन का अपोजिट रिडक्शन, एनोड का अपोजिट कैथोड और निगेटिव का अपोजिट पॉजिटिव। तो आप लोन से भी इसको आप क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। अब इस सेल में होने वाली अभिक्रियाओं का समीकरण इस प्रकार होते हैं। इसमें आप कभी देखोगे तो एनोड किस पे अपन पहले देखेंगे? एनोड पर। तो एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीकरण। और फिर देखेंगे किस पर? कैथोड। और कैथोड पर क्या होगा? अपचयन। क्या होने वाला है गाइस? अपचयन। कभी एक बात बोलूं तो जिंक सल्फेट के विलयन में अपने पास कौन है? जिंक 2+ और SO4 2-। कॉपर सल्फेट का विलयन है तो इसके अंदर कौन कौन है? कॉपर 2+ और SO4 2-। ये अपने पास क्या है? पात्र में रखे हुए हैं। अब आपको मैंने बोला कि एनोड पर जो भी बैठा है उसका क्या होने वाला है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण में हमेशा भी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन क्या करे जाते हैं? त्यागे जाते हैं। तो एनोड पर कौन बैठा है अपना? जिंक। जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? त्याग देगा। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? Zn2+। और इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिए? त्याग दिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो जो तार की सहायता से या वायर की सहायता से किधर की तरफ पहुंचने लग जाएंगे? एनोड की तरफ पहुंचने लग जाएंगे। और जो Zn2+ है ये Zn2+ में परिवर्तित हुआ, ये कहां पर आने लग जाएगा? विलयन में आने लग जाएगा। ये Zn2+ कहां आ रहा है? सॉल्यूशन में। और 2 इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं? कैथोड की तरफ। कैथोड की तरफ ये 2 इलेक्ट्रॉन गए तो कॉपर एक धातु है और धातु तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी मतलब कॉपर ने कभी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो ये किस में चेंज होगा? कॉपर 2- में। और कॉपर कभी भी 2- अवस्था में नहीं होता। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए कौन आएगा विलयन में से उठकर? कॉपर 2+ आया। और ये 2 इलेक्ट्रॉनों को अपने आप उसने क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। तो कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या किया? ग्रहण। और किस में चेंज हो गया? कॉपर में। कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और कॉपर में चेंज हो गया। और ये जो कॉपर कहां पर जमने लग जाएगा? अपने कैथोड की छड़ पर क्या होगा? जमने लग जाएगा। ये अभिक्रिया क्या होती रहेगी गाइस? चलती रहेगी। अब ये अभिक्रिया चलती रही। अब यहाँ पर आपने देखा कि ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी। कभी एक बात बोलूं यहाँ पर तो जिंक यहाँ पर क्या है? छड़ है, जो कि कौन से कंडीशन में है? सॉलिड में है। जिंक 2+ किस में जा रहा है? विलयन में जा रहा है, मतलब जलीय विलयन में जा रहा है। मतलब Zn2+ किस में जा रहा है? एक्वाटिक मीडियम में जा रहा है। यहां पर देखिए गाइस तो कॉपर 2+ कहां से आ रहा है? जलीय विलयन से आ रहा है। मतलब किससे आ रहा है? एक्वाटिक मीडियम से आ रहा है। और कभी देखिए तो जम कहां पर रहा है? छड़ पर जम रहा है, मतलब ठोस अवस्था में जम रहा है। मतलब ये कॉपर काय में आ जाएगा?
सॉलिड कंडीशन में आ जाएगा। अब कभी इस सेल में अपन देख रहे हैं कि एनोड भी हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अप चेन भी हो रहा है, तो इसकी कौन सी अभिक्रिया बन सकती है गाइस? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसकी मैं रेडॉक्स अभिक्रिया लिखूं तो देखो, जो जो अभिकारक में है उसको जोड़ लो, जो उत्पाद में है उसको जोड़ लो, और अभिकारक और उत्पाद में समान चीज है तो काट कर दो। यहाँ पर उत्पाद में कौन है? 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर अभिकारक में कौन है? 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया आपस में कट। जो जो चीज बची, जिंक कौन सी कंडीशन में? सॉलिड कंडीशन में। और अभिकारक में कौन है? कॉपर 2+। किस कंडीशन में? एक्वाटिक कंडीशन में। आगे बढ़े तो उत्पाद में कौन बना? Zn2+, एक्वाटिक कंडीशन में। और क्या बना? कॉपर उत्पाद में सॉलिड कंडीशन में। ये इस सेल की कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब वैसे एक बात करते हैं यहाँ पर कि लवण से तो आया। अब जैसे कभी बात करें तो देखो, ये अभिक्रिया चलती रही तो Zn2+ कहाँ आते जा रहा है? नीचे की तरफ। तो इस विलयन में कभी देखो तो धन आयन की मात्रा क्या हो जाएगी? अरे बढ़ जाएगी। सल्फेट तो वैसे का वैसा स्थिर है, माइनस तो वही का वही है। Zn2+ कहाँ आ रहा है? नीचे, मतलब प्लस क्या हो गया? बढ़ गया। इसमें देखो तो कॉपर 2+ कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो इस सॉल्यूशन में कौन बढ़ जाएगा? माइनस की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब इधर सॉल्यूशन में प्लस बढ़ रहा है, उधर के विद्युत अपघट्य में माइनस बढ़ रहा है। इधर प्लस उधर माइनस, मतलब आयन क्या हो गया? असंतुलन उत्पन्न हो गया। क्योंकि कोई भी सेल है तो उसमें धन जितने हैं उतने के उतने क्या होना चाहिए? ऋण। इधर भी जितने धन उतने के उतने क्या होना चाहिए? ऋण। तो अब कभी बात करें तो यहाँ पर माइनस की मात्रा बढ़ रही है और यहाँ पर प्लस की मात्रा। अब इनमें यदि संतुलन उत्पन्न करना है तो ये प्लस वाला है। यदि इसको माइनस मिल जाए तो ये माइनस ज्यादा किधर है? इधर की तरफ। तो ये माइनस किधर आ जाएंगे? इधर। तो इधर लाने के लिए कहीं हाथ से तो इधर से इधर उठा के आप डाल नहीं सकते। तो इसके लिए जो काम करता है वो कौन काम करता है? लवण सेतु। लवण सेतु का काम क्या है? दोनों विद्युत अपघट्य या दोनों पात्रों के बीच आयनों का क्या बता देना? संतुलन उत्पन्न कर देना। यहाँ पर प्लस ज्यादा थे तो इधर से माइनस आते रहेंगे और अभिक्रिया हमेशा इसी प्रकार से क्या होती रहेगी? चलती रहेगी। ओके गाइस, क्लियर हुआ? और इसमें ही कभी देखिए इस सेल की और अभिक्रिया पढ़े तो देखो इस तरीके से इसको साल्ट ब्रिज के अनुसार लिख सकते हैं। यहाँ पर Zn किसमें चेंज हुआ? Zn2+ में। Zn किसमें था? सॉलिड में। ये कहीं में चले गया? एक्वाटिक में। बीच में कौन आ गया? सॉल्ट ब्रिज। इधर से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उधर ग्रहण कौन करने आएगा? कॉपर 2+। किस मीडियम में था? एक्वाटिक में। और चेंज किसमें हो गया? कॉपर में, सॉलिड में। तो इस सेल की रिएक्शन इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। एक बार वापस क्लियर कर लेते हैं गाइस। क्या है? 2 पात्र है, 2 अलग अलग पात्र है। 2 अलग अलग पात्रों में पहले में जिंक सल्फेट, दूसरे में कॉपर सल्फेट। इस तरीके से कभी करो तो लेफ्ट में क्या होगा? ऑक्सीडेशन एनोड और निगेटिव। जिंक सल्फेट में जिंक का क्या होगा? छड़ होगी, वो किसकी भांति कार्य करेगी? एनोड की, और उस पर क्या होगा? माइनस। इधर कॉपर सल्फेट की छड़, और कॉपर सल्फेट की विलयन में किसकी छड़? कॉपर की, और किसकी भांति कार्य करेगी? कैथोड। और कैथोड पर क्या होने वाला है अपना? अपचयन। और एनोड पर क्या होने वाला है? ऑक्सीकरण। बीच में आयनों का संतुलित बनाने के लिए जो पात्रों को कनेक्ट करता है वो कौन करता है? लवण सेतु। अभिक्रिया देखिए तो अभिक्रिया बहुत आसान है गाइस। एक बार आप देख सकते हो, जिंक कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2। उधर से कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। रेडॉक्स बनाना है तो अभिकारक और उत्पाद में जो सेम हो उसको कट करो, जो बचा उसको जोड़ के लिख दो, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया। और इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। ओके गाइस, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक, इससे आगे अपन धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। और विद्युत रसायन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पूरी केमिस्ट्री का, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर यदि गेन होता है या ज्यादा से ज्यादा नंबर आते हैं तो यहीं से, और बहुत सिंपल टॉपिक होता है और आपको बहुत आसानी तरीके से समझाया जाएगा। ओके गाइस, आप कभी YouTube चैनल पे देख रहे हो तो प्लीज गाइस इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है? ओके, थैंक यू।